हमारे पास एक टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। सही है। अच्छा, अगर ये डेटा एनालिटिक्स आप देखें तो ये हमारे पास आ रहा है कहीं टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर। लेकिन एक सवाल है, क्या डेटा एनालिटिक्स सिर्फ और सिर्फ या ऑटोमेटेड टूल्स जो हैं क्या सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल से पर्टेन करते हैं? सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल से पर्टेन नहीं करते। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं आपकी आसानी के लिए कि जब हम कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स पढ़ते थे तो उसमें हम ऑडिट सॉफ्टवेयर और टेस्ट डेटा पढ़ते थे। ऐसा ही है भाई। टेस्ट डेटा जो है हमें टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए काम आता था, ऑडिट सॉफ्टवेयर जो है वो हमें नॉर्मली इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह के लिए काम आ जाते थे। सही है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता था डेटा एनालिटिक्स वगैरह की, और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आपको कुछ एग्जांपल देता था। नॉर्मली वही चीज़ें यहाँ पे वापस लिखी हैं, वही सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी, और इसको हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ऐसा है। तो डेटा एनालिटिक्स में बच्चा थोड़ा सा कह रहा था कि यार सर उसके ऊपर एक क्लास रख लें। तो जिस बच्चे ने फॉर एग्जांपल अगर वो कैट का लेक्चर नहीं देखा है, जो रेगुलर का बच्चा नहीं है, तो मैंने सोचा कि यार आधा पौना घंटा हम इसको पढ़ लें। चांसेस है कि 5 से 10 नंबर का सवाल यहाँ से आ सकता है, और एक अच्छा सवाल आ सकता है। समझ आ रही है बात? 5 से 10 नंबर एक्सपेक्टेड है कि आपके पास पेपर में यहाँ से आ सकता है, तो एक आसान चीज़ हो जाएगी। स्टार्ट करें बच्चों। चलें बच्चों, देखें थोड़ा सा मैं आपको आधे पौने घंटे के अंदर पूरा का पूरा डेटा एनालिटिक्स जो है वो आपको समझा दूंगा और आपको क्लियर भी कर दूंगा। सही है। हमारे पास एक टॉपिक है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। सही है। और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक हमारे पास लिखा कि जी 2 कॉमन टाइप्स है। हमारे पास टेस्ट डेटा है जो कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए होता है, और ऑडिट सॉफ्टवेयर हैं जो कि सब्सटेंटिव टेस्टिंग के लिए होता है। क्या तक बात समझ आती है? अच्छा, तो हमारे पास 2 कॉमन टाइप्स हैं कैट की, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। अच्छा, ये वर्ड कहाँ से आया? ये वर्ड आया है आपका यहाँ से। आपको याद है हमने पढ़ा था IT कंट्रोल्स, हमने पढ़ा था जनरल IT कंट्रोल्स, हमने पढ़ा था एप्लीकेशन कंट्रोल्स। ऐसा ही है बच्चों। तो जब हमने IT कंट्रोल्स पढ़े, हमने जनरल IT कंट्रोल्स पढ़े, हमने एप्लीकेशन कंट्रोल्स पढ़े, तो क्या मैनेजमेंट कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, एरर फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए? क्या कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही है? जब वो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही है तो स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि जब ये सारे के सारे काम मैनेजमेंट कर रही है, जब मैनेजमेंट कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे ऊपर भी एक रिक्वायरमेंट आ चुकी है कि तुम भी किसी किस्म के, जल्दी से बताते, किसी किस्म के कंप्यूटर की टेक्निक्स को यूज़ करो ताकि इन चीज़ों को वेरीफाई कर सको? कंप्यूटर की टेक्निक्स को यूज़, तो हमारे पास 2 किस्म की आ गई प्यारे बच्चों। हमारे पास 2 किस्म आ गई। एक हमारे पास आ गया टेस्ट डेटा, और दूसरा हमारे पास आ गया ऑडिट सॉफ्टवेयर। टेस्ट डेटा हमारे पास टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए, ऑडिट सॉफ्टवेयर हमारे पास टेस्ट ऑफ डिटेल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के लिए। क्या यहाँ तक बात समझ आती है सबको? कैसे होता है, क्या होता है, लेक्चर में समझाया हुआ है, वापस से आप समझा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अब सुनिएगा मेरी बात को। हमारे पास जो टेस्ट डेटा है वो आपसे कहता है कि जी मोस्ट रेलिवेंट टू टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है। अच्छा, कोई मुझे बताया कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होते थे? द यूज ऑफ टेस्ट डेटा involves the auditors processing a sample of data through the IT system and comparing the result obtained from the processing with the predetermined result। अब मुझे एक बात बताएं, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, सुनिएगा। मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ टेस्ट डेटा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हमारे पास एक अदद हमारे पास बच्चों एक अदद डेटाबेस है, और डेटाबेस में कस्टमर का नाम आ रहा है ABC। मुझे बताएं, अच्छा ये डेटाबेस किस चीज़ का है? ये डेटाबेस है ऑथराइज कस्टमर लिस्ट। याद आ रहा है मेरे बच्चों को? सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को सेल हो सकती है, इनके अलावा किसी को सेल नहीं हो सकती। सही, ऑथराइज कस्टमर लिस्ट। बच्चों मुझे बताओ, अच्छा यहाँ पे एक सिस्टम आ रहा है, सेल्स का सिस्टम आ रहा है, यहाँ पे सेल्स का सिस्टम आ रहा है। जब यहाँ पे सेल्स का सिस्टम आ रहा है और कस्टमर का नाम आ रहा है, और कस्टमर का नाम आ रहा है लेट से, और यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखना है। सही, खाली जगह पुर करनी है हमने। जब मैं कस्टमर का नाम A लिखूंगा तो क्या मुझे सिस्टम सेल्स ऑर्डर बनाने देगा बच्चों? अच्छा, अगर मैं B लिखूंगा तो बनाने देगा, अगर मैं C लिखूंगा तो बनाने देगा, और अगर मैं D लिखूंगा तो बनाने देगा। अच्छा, अब इसके 2 तरीके हैं बच्चों, इसके 2 तरीके सुनिएगा मेरे पास। अप्रोच क्या है बच्चों? सुनना, मेरी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ सिखा रहा हूँ, पेपर में बड़ी काम आएगी, और ये प्रैक्टिकल चीज़ सिखा रहा हूँ। प्रैक्टिकली भी लोगों को इतना नहीं पता होता इसके बारे में। सही है। अब इसमें अप्रोच क्या होगी? इसकी 2 अप्रोच होती है। पहली,
मैनुअल, दूसरी आईटी। मैनुअल अप्रोच ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर भी कहते हैं, मैनुअल अप्रोच को ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर भी कहते हैं। अच्छा, सेल्स का रजिस्टर पता है सबको? मुझे याद आ रहा है सेल्स रजिस्टर लेते थे हम, तो हमने पूरे साल का सेल्स का रजिस्टर ले लिया। सेल्स के रजिस्टर में क्या कस्टमर का नाम आ रहा होगा? ए आ रहा होगा, बी आ रहा होगा, सी आ रहा होगा, बी आ रहा होगा, ए आ रहा होगा। कैसी बात है? अच्छा, मुझे बताएं अच्छा, मैनेजमेंट ने कंट्रोल क्या रखा हुआ है, मुझे ये बता दें। मैनेजमेंट का कंट्रोल क्या है, ये बता दो मेरे बच्चों। मैनेजमेंट ने कंट्रोल रखा हुआ है ना, क्या कंट्रोल रखा हुआ है? कि अनऑथराइज सेल्स ना हो, नहीं अनऑथराइज कस्टमर को सेल्स ना हो। स्नैन बिल्कुल, अब मुझे पता है आप यही कहना चाह रहे थे, लेकिन आप चूंकि टाइप कर रहे हैं तो इसलिए आप थोड़ा सा हल्का हाथ रख रहे हैं, सही है। तो अनऑथराइज कस्टमर, सेल्स ओनली टू द ऑथराइज कस्टमर, सेल्स ओनली। क्या मैनेजमेंट का ये कंट्रोल है? चले, एक और काम करता हूं मैं आपको एक काम ये करता हूं कि जो हमारे पास कंट्रोल की दुनिया की 7 चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। सबसे पहले रिस्क, क्या रिस्क है? सेल्स टू अनऑथराइज कस्टमर। अच्छा, अगर रिस्क ये है तो कंट्रोल का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर आप कोई कंट्रोल इंप्लीमेंट करेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? सेल्स टू ऑथराइज कस्टमर। बच्चों ऐसा ही है। अच्छा, इस कंट्रोल को अचीव करने के लिए मेरे बच्चों, इस कंट्रोल को अचीव करने के लिए अब कुछ हरकत करनी पड़ेगी। कंट्रोल एक्टिविटी, अब कुछ हरकत करनी पड़ेगी। वो हरकत मुझे बता दो। या तो वो हरकत ऑथराइजेशन होगी, या तो वो हरकत सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होगी, या तो वो हरकत परफॉर्मेंस रिव्यू होगी, या तो वो हरकत फिजिकल कंट्रोल होगी। रिवाइज हो रहा है बच्चों? तो मुझे बता दो भाई क्या होगा। तो भाई इसके लिए होगा ऑथराइज्ड कस्टमर लिस्ट। अच्छा, जब आपके पास ऑथराइज कस्टमर लिस्ट होगी प्यारे बच्चों, तो आपके पास रिस्क है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है, एक्टिविटी है, ऑथराइज कस्टमर लिस्ट। जब ये तीनों चीज़ें आपके पास हो गई तो उसके बाद मुझे बताएं एज एन ऑडिटर आप इस कंट्रोल को, अच्छा चलें इसको भी छोड़ें, अभी इसको भी छोड़ें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई, सारी चीज़ें हमारे पास हो गई, तो रिस्क भी हो गया, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव भी हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कंट्रोल वीकनेस क्या होगी? सेल्स नॉट टू अनऑथराइज्ड कस्टमर, ऐसा ही है भाई? नहीं, सेल्स बीइंग मेड टू ऑथराइज कस्टमर, तो ये कंट्रोल वीकनेस होगी, यहां कंट्रोल इनफेक्टिव होंगे, नहीं अनऑथराइज कस्टमर करते। तो इसका इफेक्ट क्या होगा मेरे बच्चों, ये बता दो। इसका इफेक्ट बता दो मुझे। इसका इफेक्ट ये होगा कि अगर आप अनऑथराइज कस्टमर को करेंगे तो फ्रॉड हो सकता है, बैड डेट एक्सपेंस ज़्यादा हो सकता है। ऐसा ही है भाई? 2 बार बैड लिख दिया भाई। बच्चों याद आ रही है? अच्छा, अब मुझे आखिरी चीज़ बताएं, अब आखिरी चीज़ बताएं मेरे बच्चों, मुझे आखिरी चीज़ बताओ। इस कंट्रोल को टेस्ट कैसे करोगे? इस कंट्रोल को टेस्ट कैसे करोगे मेरे बच्चों? आखिरी चीज़ बताओ मुझे। नहीं हसनैन, सिंपल सा बताओ, नहीं डमी शमी ना बताओ मुझे, सिंपल सा मुझे बताओ इस कंट्रोल को हमने टेस्ट कैसे करना है। कौन सा कंट्रोल को, क्या सेल्स वाकई में ऑथराइज कस्टमर को हुई है? मैंने कंट्रोल को टेस्ट करना है तो अनऑथराइज का वर्ड तो आना ही नहीं चाहिए। रेहान ज़बरदस्त, वो सब्सटेंटिव प्रोसेस की टेक्निक आ रही है। सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम, कहाँ से सैंपल सेलेक्ट करूं मैं, जल्दी से बता दो। सेल्स रजिस्टर एंड इंस्पेक्ट। भाई ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट देखो जिससे पता चल जाए कि सेल्स जो है वो एबीसी को ही है? जीडीएन। एंड ट्रेस द कस्टमर नेम टू ऑथराइज कस्टमर लिस्ट। क्या ये ड्राफ्टिंग समझ आ रही है मेरे बच्चों को?
क्या ये मेरे बच्चों को ड्राफ्टिंग समझ में आ रही है? ये वही ड्राफ्टिंग है जो हम ऑडिट में करते थे, याद आ रहा है? सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम द सेल्स एज इंस्पेक्ट। जब मैं जीडीएन देखता था तो मैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर रहा हूँ, मैं उस सेल्स ऑर्डर की डिटेल्स को वेरीफाई कर रहा हूँ। और जब मैं यहाँ पे सेल्स से कस्टमर का नाम जाके ऑथराइज कस्टमर की डिटेल से वेरीफाई कर रहा हूँ, तो जो कस्टमर का नाम है और जो ऑथराइज कस्टमर की लिस्ट है, ये कंट्रोल्स है, मैं कंट्रोल्स को वेरीफाई कर रहा हूँ। मेरे बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, तो इसका मतलब है बच्चों ये जो प्रोसीजर मैंने लिखा है, इसको वेरीफाई करने की दो अप्रोच हो सकती हैं। एक मैनुअल, अब समझ आ रहा है? बड़ी खतरनाक लिंकिंग करवा रहा हूं मैं, अब समझ आ रहा है? तो इस प्रोसीजर को वेरीफाई करने की मेरे बच्चों, इस वाले प्रोसीजर को वेरीफाई करने की दो अप्रोच हो सकती है। पहला, अराउंड द कंप्यूटर। अराउंड द कंप्यूटर का मतलब कि आपने मैनेजमेंट से कहा कि जी मुझे सेल्स का रजिस्टर दें, मुझे अपने ऑथराइज कस्टमर की लिस्ट दें, मैं सेल्स के रजिस्टर में से कुछ सैंपल सेलेक्ट करूंगा और जाके चेक करूंगा कि क्या वो सेल वाकई में उन ऑथराइज कस्टमर को हुई है या नहीं हुई। क्या यहाँ तक बात समझ आते हैं? अराउंड द कंप्यूटर का वर्ड समझ आता है? मैं सिस्टम के अंदर नहीं घुसा हूं, सिस्टम से रिपोर्ट निकाल ली, सिस्टम से सेल रजिस्टर निकाल लिया, सिस्टम से ऑथराइज कस्टमर की लिस्ट निकाल दी और मैंने जाके चेक कर लिया कि क्या तक बात समझ आती। दूसरी अप्रोच, अच्छा कितने सैंपल्स वेरीफाई कर लूँगा मैं? आज से 12-15 साल पहले हम ऐसे ही काम करते थे। मैं कितने सैंपल्स वेरीफाई कर लूँगा इसमें? इस वाली अप्रोच मेरे बच्चों में कितने सैंपल्स वेरीफाई कर लूँगा मैनुअल में? 20, 30, 40, 50। सही है। अच्छा, अगली अप्रोच है विच इज़ कॉल्ड आईटी। यार एक काम करो ना यार, एक काम करो, ये जो तुम्हारे पास डेटाबेस बना हुआ है, तुम एक अपना आईटी चैंपियन बंदा लेके जाओ, एक आईटी का बंदा लेके जाओ। सही है? आईटी ऑडिटर, नाम सुना है आईटी ऑडिटर का? जिस तरह ऑडिटर एक्सपर्ट होता है इस तरह आईटी ऑडिटर भी होता है। आईटी ऑडिटर को लेके जाओ और आईटी ऑडिटर को बोलो कि जानी तुम सेल्स के रजिस्टर में जाओ, तुम सेल्स के रजिस्टर में जाओ और सेल्स के रजिस्टर में जाके चेक करो कि क्या कस्टमर नेम में कहीं सिर्फ ए बी सी ही आ रहे हैं, कहीं डी तो नहीं आ रहा। बच्चों, क्या आईटी वाला जिसको डेटाबेस के बारे में पता है, जिसको एसक्यूएल के बारे में पता है, जिसको पाइथन के बारे में पता है, क्या ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता? जल्दी से बता दें। वो आपके डेटाबेस में जाएगा और डेटाबेस में कुछ फॉर्मूले लगाएगा, कुछ फिल्ट्रेशन करेगा, वो वर्ड्स भी हम नीचे पढ़ लेंगे, पाइथन वगैरह सारी। सही है? वो चेक करेगा कि जी मुझे बताओ कि क्या कस्टमर डी आ रहा है कि नहीं आ रहा। सही। अच्छा, कस्टमर बी जो ऐड हुआ था वो 5 जनवरी से हुआ था, तो मुझे सिस्टम में चेक करके बताओ 5 जनवरी से पहले तो कस्टमर बी को सेल्स नहीं करी थी। क्या यहाँ तक बच्चों मेरी बात समझ आ रही है सबको? कि यहाँ तक सारे के सारे क्लियर हो मेरे बच्चों? बच्चों ये मुझे बताएं कौन सा तरीका है, ये कौन सा तरीका है? ये मैंने कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक यूज़ करी, मैंने कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक यूज़ करी, जिसकी वजह से मैंने 100% एविडेंस ऑब्टेन कर लिया, 100% ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर लिया, मेरी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा हो गई। बच्चों समझ आ रही है बात? ये हमारे पास होता है डेटा एनालिटिक्स। क्लियर हो बच्चों? अच्छा, अब एक काम ये करते हैं, यार बच्चों क्यों तंग कर रहे हो यार, मुझे बताओ। मुझे अलग से भेज दो ना यार, ये इन सबको ना भेजो ना यार। हमने ये करना है यार तो बताते हम ये कर लेते हैं यार। मैं आगे और पढ़ा रहा हूँ बेटा, आगे और पढ़ा रहा हूँ। अभी तो पहले एक वो माहौल बना लेना। माहौल बन गया? अब स्क्रीन आ रही है भाई? चलो अच्छा मेरे बच्चों, अब मेरी बात सुनो। क्लियर है? यहाँ पे अप्रोच क्लियर है? समझ आ रहा है? अब जब ये अप्रोच समझ आ गई तो अब आसान होगा। सही है? अब थोड़ी सी चीज़ें मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ जो स्टेट में, बिकॉज सवाल जो आएगा वो 5-10 नंबर का यहाँ से आ सकता है। सही है? और मैं आपके सारे सवाल भी लूँगा। सही है? द यूज ऑफ टेस्ट डेटा इन्वॉल्व्स द ऑडिटर प्रोसेसिंग अ सैंपल ऑफ डेटा थ्रू द आईटी सिस्टम एंड कंपेयरिंग द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसेसिंग विद इन द प्री डिटरमाइंड रिजल्ट।
Looking back to the system described in the previous chapter in relation to set out the 4 example of how test data could be used to test that system. You need not to restrict the control you are testing to those in your previous answer. वो कह रहा है कि जी एक कोई भी कंपनी है, सही है, उससे रिलेटेड आपके कोई मुझे 4 टेस्ट डेटा बताओ जिसके बेसिस पे आप उनके कंट्रोल्स को टेस्ट कर सकते हो, इनके कंट्रोल्स को टेस्ट कर सकते हो। तो मैं सवाल पढ़ के सिर्फ ये देख लेता हूँ कि कंट्रोल्स हैं किसके ऊपर। अगर फॉर एग्जांपल कंट्रोल चलें, इस सवाल को हम नए तरीके से करते हैं, कि अगर कंट्रोल सेल्स के हैं तो सेल्स के ऊपर मुझे कुछ कंट्रोल्स बताओगे बच्चों जल्दी से। बच्चों सेल्स के ऊपर मुझे जल्दी से कुछ 4 कंट्रोल्स बता दो, स्टार्टिंग से लेके चले अगर हम तो 4 कंट्रोल्स बता दो। सबसे पहले सेल्स होगी ऑथराइज कस्टमर को, और जो कस्टमर को सेल्स होगी वो ऑथराइज्ड प्राइस पे होगी। फिर ऑथराइज्ड क्रेडिट लिमिट पे होगी। ऐसा ही है भाई। मुझे बताएं, जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी, क्या उस एग्जांपल से आप इन सारे कंट्रोल्स को वेरीफाई कर सकते हैं? बच्चों जो मैंने ऊपर एग्जांपल दी, क्या मैं उसको, अच्छा ये भी आपने बात सही करी कि जी हमारे पास जो गुड्स डिलीवरी नोट होगा वो सिक्वेंशियली नंबर्ड होगा। मुझे बताओ, मुझे यार बच्चों इतना बताओ, क्या इन सारे कंट्रोल्स को जो आप पढ़ चुके हो, क्या इन सारे कंट्रोल्स को आप सिस्टम में जाके चेक कर सकते हो? और जब आप सिस्टम में जाओगे तो या तो सिस्टम में जाके आप डेटाबेस में चले जाओ, या दूसरा तरीका होता है आप क्या बना लो, एक डमी ट्रांजैक्शन कर लो। डमी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? डमी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि ऑथराइज कस्टमर अगर ए बी सी हैं तो जानबूझ के आप सेल्स ऑर्डर कौन से कस्टमर का बनाओगे? डी। अच्छा, ऑथराइज प्राइस अगर 40 है तो जानबूझ के आप क्या प्राइस लिखोगे? 50। ऑथराइज क्रेडिट लिमिट अगर 80 है तो जानबूझ के आप कौन सी प्राइस लिखोगे? 90। अगर जीडीएन सीक्वेंशियली नंबर्ड है तो आप 2 जीडीएन बनाओगे, चेक करोगे दोनों का नंबर सीक्वेंशियली नंबर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपने डेटाबेस वो होता है जहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है ना। देखिए तभी तो उसने कैफ 3 में हमें डीएसआर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया ना, डेटा सिस्टम एंड रिस्क। क्लियर हो मेरे बच्चों? अच्छा, अगली चीज हमारे पास है ऑडिट सॉफ्टवेयर। ऑडिट सॉफ्टवेयर किस चीज के लिए यूज होता है भाई? बच्चों ऑडिट सॉफ्टवेयर किस चीज के लिए यूज होता है? ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज होता है आपके पास टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए, सही है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के लिए। ऑडिट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय द ऑडिटर्स and accountants to streamline the audit process, ensure compliance, manage risk, and generate the reports efficiently. Those tools help automate various aspects of auditing such as data analytics, risk assessment, work paper management, and report generation. अच्छा, यहाँ जो वो आपसे बात कर रहा है अभी डेटा एनालिटिक्स की इतनी डिटेल में बात नहीं कर रहा, वो आपसे जनरल बात कर रहा है कि जी जनरल मुझे बता दे ऑडिट सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है, सही है। अब मैं एक सिंपल सी आपको बात बता रहा हूँ, सिंपल सी आपको बात, एक एग्जाम्पल आपको दिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपके साथ पढ़ रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल यूजिंग द ऑडिट सॉफ्टवेयर टू टेस्ट द रिसीवेबल बैलेंस। मुझे एक बात बताएं, जब हम रिसीवेबल के बैलेंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, छोड़ दें आंसर को, मैं आपको एक अप्रोच ऐसी बता रहा हूं कि आप दुनिया की कोई भी चीज़ लिख सकते हैं मेरे बच्चों। रिसीवेबल बैलेंस के प्रोसीजर याद है बच्चों? रिसीवेबल बैलेंस के प्रोसीजर याद है क्या? याद आ रहा है? मैच द बैलेंस विद जीएल, select samples, send confirmation। याद आ रहा है बच्चों? तो कन्फर्मेशन सेंड करते थे तो उसके बाद मैच करते थे कन्फर्मेशन को, उसके बाद आप फॉलो अप कर रहे होते थे, फिर रिकन्सिलिएशन ऑब्टेन कर रहे होते थे, फिर आप एजिंग कर रहे होते थे कस्टमर की, याद आ रहा है? कस्टमर की एजिंग ऑब्टेन कर रहे होते थे। बच्चों क्या इन सारे प्रोसीजर्स में मैं कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह को एंगेज कर सकता हूं? अगर जीएल को और रिसीवेबल को आपस में मैच करना है तो क्या मैं एक्सेल के कंपैरिजन फॉर्मूला को यूज कर सकता हूं?
एक नई चीज़ आई है डेटा स्नीपर, सही है। अच्छा, क्या मैं सैंपल सेलेक्ट करने के लिए क्या मैं हाथों से कर सकता हूँ, या फिर देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, काइमली मैं आपको समझा रहा हूँ। मैच द बैलेंस विद द जीएल। आज से पहले क्या होता था, आज से पहले ये होता था कि ये एक कागज़ का पर्चा होता था जिसमें आपके पास रिसीवेबल की लिस्टिंग होती थी, और ये एक कागज़ का पर्चा होता था जिसमें जीएल का बैलेंस आ रहा होता था, सही है। जीएल के बैलेंस में यहाँ पे रिसीवेबल लिखा हुआ होता था और यहाँ पे आपके पास टोटल रिसीवेबल की लिस्टिंग आ रही होती थी। आज से 15 साल पहले इन दोनों बैलेंस को मैनुअली मैच किया जा रहा होता था। इसके आगे हम लिखते थे 1213.4 और इसके आगे भी लिखते थे 1213.4, एक रेफरेंस नंबर दे रहे होते थे। क्या अब आपको समझ आई काइमली? क्या अभी भी आप ये मुंशे वाला काम करेंगे, या ये काम जो है वो सिस्टम या सॉफ्टवेयर कर सकता है आपके लिए? मैं आपको ये समझा रहा हूँ, सही है बच्चों, मैं ये समझा रहा हूँ, सही है। सैंपल जब पहले सेलेक्ट करने होते थे तो ऐसे ही अक्कर बक्कर करके आप 15-20 सैंपल सेलेक्ट कर लेते थे। क्या अभी भी सैंपल आप अक्कर बक्कर करके करेंगे, या फिर आपको एक सिस्टम होगा जो कि आपको सैंपल बता देगा बच्चों? तो अगर आप एक्सेल में भी देखेंगे तो एक्सेल जो है वो रैंडम नंबर जनरेटर है। कन्फर्मेशन जब आप सेंड करते थे तो कन्फर्मेशन सेंड करने के लिए अगर आपको 1000 कन्फर्मेशन भेजनी है, 1000 कन्फर्मेशन भेजनी है, तो 1000 कन्फर्मेशन के आपको 1000 फाइल्स बनानी होती थी। याद आ रहा है बच्चों? 1000 फाइल्स बनानी होती थी। 1000 फाइल्स क्यों, 1000 फाइल्स क्यों बना? बिकॉज कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस चेंज होता था। क्या एक्सेल में ऐसा कोई फॉर्मूला है या फिर ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें आप एक ही कन्फर्मेशन बनाओ और उसको बता दो ये 1000 ईमेल एड्रेसेस हैं, ये 1000 नेम है, ये 1000 है, वो एक ही कन्फर्मेशन की बेसिस पे 1000 ईमेल आपको सेंड कर देगा? क्या कहते हैं उस फंक्शनलिटी को? अच्छा, फिर उसके बाद जब मैंने कन्फर्मेशन भेज दी तो मैंने मैच कर लिया, फॉलोअप कर लिया, रिकन्सिलिएशन अगर मुझे मिली। मुझे पता है अगर मुझे रिसीवेबल की लिस्टिंग मिली हुई है, क्या एजिंग पहले मैं कैसे करता था? एजिंग पहले इस तरीके से करता था। एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है, एक्सेल में एक फंक्शनलिटी होती है जिसके अंदर आप कंफर्मेशन का फॉर्मेट जो होता है वो तो सेम होता है ना, सिर्फ चेंज क्या हो रहा होता है, टू आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस, आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन, आपकी कंपनी, सिर्फ ये चीज़ चेंज होती है। बाकी कंफर्मेशन का फॉर्मेट तो नीचे पूरा सेम रह रहा होता है। तो आज से 15-20 साल पहले क्या होता था कि जी हम 1000 फाइल्स बना रहे होते थे, सही है, 1000, बिकॉज और बार बार हम उसका नाम चेंज कर रहे होते थे। अब क्या होता है, एक ही फाइल होती है, और ये बहुत पुराना फंक्शन है एक्सेल का, एक ही फाइल होती है और इस एक्सेल की फाइल में आप पहले से उसको बता देते हो कि भाई ये 1000 ईमेल एड्रेसेस हैं और इसी के बेसिस पे आपने जाके क्या कहते हैं इसको परफॉर्म करना है। क्लियर? अच्छा, एजिंग पता है ना क्या होती है? 0 to 30 डेज, 30 to 60 डेज, 60 to 90 डेज। क्या पहले काम ये मैनुअली होता था? बच्चों क्या इस काम को मैं एक्सेल के थ्रू कर सकता हूं? मेरे पास जो आउटस्टैंडिंग के डेज का, मेरे पास जो रिसीवेबल की लिस्टिंग आ रही है उसमें जो आउटस्टैंडिंग डेज आ रहा है, क्या उसमें मैं एक फॉर्मूला लगा सकता हूं? इफ़ आउटस्टैंडिंग डेज इज बिटवीन 0 to 30 डेज, तो उसको यहाँ पे पार्क कर दो। बच्चों क्या इस पूरे प्रोसेस में ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है? तो मैंने आपको सारे टेस्ट ऑफ डिटेल्स पढ़ाए, और टेस्ट ऑफ डिटेल्स पढ़ाने के बाद मैंने आपको इतना बता दिया कि जितने भी ऑडिट सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बच्चों क्लियर हो? कुछ क्लैरिटी आ रही है? तो मैंने आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पढ़ाया, और फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में मैंने आपको चीज़ें बता दी, और फिर मैंने आपको ऑडिट सॉफ्टवेयर बताया, और ऑडिट सॉफ्टवेयर में मैंने आपको चीज़ें बता दी कि हर वो काम जहाँ पे किसी तरीके से आप मशीन को यूज़ कर रहे हैं, आप किसी तरीके से एक्सेल को यूज़ कर रहे हैं, ऑडिट सिस्टम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके पास ऑडिट सॉफ्टवेयर कहलाएगा। क्लियर हो? बहराम कोई मसला है मेरा बच्चा? क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा मेरे बच्चों, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, तो अगर इसका आंसर आप देखें तो वो इसका आंसर में कहता है सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू प्रिपेयर द एजिट रिसीवेबल लिस्टिंग, सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू सेलेक्ट द सैंपल, सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू कैलकुलेट द रेशियो। सही है, वो रेशियो भी कैलकुलेट करके दे सकता है आपको। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? अच्छा, एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है बच्चों। You have been put in charge of the order of inventory at the Kitchen Magic, a wholesaler of kitchen goods. Kitchen Magic keeps a permanent record of inventory on its IT system and carries out a rolling program of inventory count to check that the record on the system is reflected by the actual goods held. The year-end inventory will be listed for you, showing for each product date of last purchase, date of last sale, cost, selling price, quantity, and year-end valuation. This schedule will be available on the last day of the year. कह रहा है list the test
which could be performed by the audit software which will assist you in your audit of inventory. You will need to use your knowledge of IS2 inventories from the paper CAF 5. बच्चों एक सिंपल सा सवाल है, मुझे एक बात बताएं, जब भी अगर एक्सपेक्टेड है कि ये सवाल पेपर में आ सकता है, यू हैव बिन पुट इन चार्ज ऑफ द ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री एट द किचन मैजिक, अ होलसेलर ऑफ किचन गुड्स. किचन मैजिक कीप्स अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री ऑन इट्स IT सिस्टम एंड कैरीज आउट अ रोलिंग प्रोग्राम ऑफ इन्वेंट्री काउंट्स टू चेक दैट द रिकॉर्ड ऑन द सिस्टम इज रिफ्लेक्टेड बाय द एक्चुअल गुड्स. और वो करती क्या है, इन्वेंट्री काउंट करती है टू चेक दैट द रिकॉर्ड्स ऑन द सिस्टम इज रिफ्लेक्टेड बाय द एक्चुअल गुड्स सो हेल्ड. द ईयर एंड इन्वेंट्री विल बी लिस्टेड फॉर यू, showing for each product date of last purchase, date of last sale, cost, selling price, quantity and year end valuation. बच्चों ये सारे कॉलम आ रहे हैं ज़बरदस्त. ये कॉलम देखना ही बड़े ज़बरदस्त कॉलम्स हैं. कौन कौन से आपके पास, आपको जो इन्वेंट्री का डेटा मिल रहा है उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स आ रहे हैं भाई. उसके अंदर डेट ऑफ लास्ट परचेज आ रहा है, डेट ऑफ लास्ट सेल आ रही है, कॉस्ट आ रही है, सेलिंग प्राइस आ रही है, क्वांटिटी आ रही है, ईयर एंड की वैल्यूएशन आ रही है. सही है, ये सारी चीज़ आ रही है. सवाल की रिक्वायरमेंट है, बताएं list the tests which could be performed by the audit software which will assist you in your audit of inventory. बच्चों अगर पेपर में इस तरीके से सवाल आ जाएगा तो सबसे पहली टेक्निक आपकी क्या होनी चाहिए, जल्दी से बताते बच्चों. अगर पेपर में इस तरीके से सवाल आता है कि भाई आईटी में ऑडिट सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आईटी में बच्चों ज़बरदस्त. चूँकि ये आपसे बात कर रहा है किस चीज़ की, ऑडिट सॉफ्टवेयर की. ऑडिट सॉफ्टवेयर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज़ होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए. तो इसका मतलब है सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, जल्दी से बता दो. सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम मुझे इन्वेंट्री के टेस्ट ऑफ डिटेल्स लिखने पड़ेंगे. ऐसा ही है. अच्छा, ये इन्वेंट्री के प्रोसीजर आपके सामने हैं. ये इन्वेंट्री के प्रोसीजर मेरे बच्चों आपके सामने हैं. ये जो कह रहा है मैच द बैलेंस अपीयरिंग इन द इन्वेंट्री रजिस्टर विद द जर्नल लेजर एंड इफ़ नॉट मैचिंग ऑब्टेन द रिकन्सिलेशन. क्या ये वाला जो प्रोसीजर है इसको मैनुअली करूँ या इसको मैं आराम से कर सकता हूँ, कुछ जल्दी से बता दें. क्या मैं उसको ऑडिट सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकता हूँ. अच्छा ज़बरदस्त. सेलेक्ट सैंपल, जो मुझे सैंपल सेलेक्ट करना है, क्या ये मैं ऑडिट सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकता हूँ. अच्छा ज़बरदस्त. जब मैंने सैंपल सेलेक्ट कर लिया तो मुझे एक बात बताएं, ये जो कह रहा है परफॉर्म सब्सिक्वेंट इवेंट प्रोसीजर, क्या इसको भी मैं सिस्टम के मतलब इसको भी मैं आईटी के थ्रू कर सकता हूँ. क्या मैनेजमेंट से, सुनिएगा मेरी बात को, क्या मैनेजमेंट से मैं अगर सब्सिक्वेंट सेल्स रजिस्टर ले लूँ. बच्चों नहीं मेरी बात सुने, बड़ी ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, सुनिएगा. मुझे एक बात बताएं, अगर मैनेजमेंट से मैं सब्सिक्वेंट सेल्स रजिस्टर ऑब्टेन कर लूँ, SSR लिख रहा हूँ, सब्सिक्वेंट सेल्स रजिस्टर ऑब्टेन कर लूँ, और ये मेरे पास इन्वेंट्री का रजिस्टर पड़ा हुआ है, और ये इन्वेंट्री का कोड आ रहा है 001, और 001 सब्सिक्वेंटली सेल हुआ है 90 रुपये का, और 001 की कॉस्ट आ रही है 100 रुपये की. प्यारे बच्चों, वी लुकअप का फॉर्मूला का थोड़ा सा आइडिया है. वी लुकअप, तो क्या मैं इस 001 को यहाँ पे SSR सब्सिक्वेंट सेल रजिस्टर में देख सकता हूँ, और देख के इसके आगे मैं इसकी सब्सिक्वेंट सेल्स प्राइस लिख सकता हूँ. तो इस तरह मेरे पास जितनी भी इन्वेंट्री आ रही होगी क्या उन सब की सब्सिक्वेंट सेल्स प्राइस मेरे पास आ जाएगी, और जो नहीं बिका होगा उसके आगे नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा. बच्चों क्या इससे मेरे पास एक ज़बरदस्त एनालिसिस तैयार हो गया कि, और अच्छा क्या इसमें मैं एक और फॉर्मूला लगा के 90 में से 100 को माइनस करो तो -10, तो इम्पेयरमेंट कितनी की होनी चाहिए भाई, इम्पेयरमेंट -10 की होनी चाहिए. क्या ये कर सकता हूँ प्यारे बच्चों सारे काम में. क्या इसी इन्वेंट्री रजिस्टर से जो मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी है, क्या इससे मैं इसकी एजिंग निकाल सकता हूँ सिंपल एक सिस्टम के फॉर्मूला से. बच्चों क्या था, तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई, ऊपर मैंने आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल पढ़ाया, उसकी चीज़ें बताई, नीचे मैंने आपको इन्वेंट्री पढ़ाई, इन्वेंट्री के टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताए, उसी में आप सारे के सारे ऑडिट प्रोसीजर जो आपके पास होते हैं वो ऑडिट प्रोसीजर चेंज नहीं होता. अनम, अब ये वी लुकअप समझने का टाइम नहीं है. सही है, देखें ये वी लुकअप समझने का टाइम नहीं है. सिंपल सी चीज़ है, एक वी लुकअप एक्सेल का फॉर्मूला होता है जिसमें 2 एक्सेल की शीट होती हैं अगर, तो एक एक्सेल की शीट को दूसरी एक्सेल की शीट से वो कंपेयर कर रहा होता है. तो अगर हमारे पास 1000 शीट्स वगैरह आ रही होती हैं, या फिर हमारे पास फॉर एग्जांपल 1000 एक्सेल की वर्किंग्स होती हैं, तो मैं एक एक को ढूंढने नहीं जा रहा होता, मैं एक वी लुकअप का फॉर्मूला लगा रहा होता हूँ. अगर एक यूनिक कोड होता है तो वो वी लुकअप के फॉर्मूले से उस एक्सेल की फाइल में या उस टैब में जाके वो नंबर आपके सामने पेश कर देता है.
देखिए मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि अब तक मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो आईटी पढ़ा ही नहीं रहा, मैं तो आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको टेस्ट ऑफ डिटेल्स पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जी इस टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आप इस तरीके से आईटी का काम कर सकते हैं। मतलब आपकी बाइबल क्या होगी? आपकी बाइबल तो वही है जो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पढ़ चुके हैं, आपकी बाइबल तो वही है जो कि हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स पढ़ चुके हैं। आप समझ रहे हैं? सिर्फ उन्हीं के अंदर आपने ऑडिट सॉफ्टवेयर और टेस्ट ऑफ डिटेल इनके वर्ड्स यूज़ करने। शरीर समझ आ रही है? तो बजाय इसके कि मैं ये पूरे हैंडआउट्स आपको पढ़ाऊँ, मैं आपको एक बड़ा कॉन्सेप्चुअली और लॉजिकली एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस अप्रोच से चलेंगी, अगर पेपर में आपसे वो पूछता है दो चीज़ें कि मुझे बताओ कि मैं आईटी या टेस्ट ऑफ या ऑडिट सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री के प्रोसीजर्स में कैसे परफॉर्म कर सकती हूँ, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा? जल्दी से बता दें बच्चों, जल्दी से बता दो। इन्वेंट्री, तो जो इन्वेंट्री प्रोसीजर लिखा होगा उससे पहले कौन सा वर्ड लिखना पड़ेगा? क्या मतलब इसका? वी कैन यूज ऑडिट सॉफ्टवेयर टू कैलकुलेट सैंपल, हो सकता है। वी कैन यूज ऑडिट सॉफ्टवेयर टू मैच balance with GL. We can use audit software to perform aging analysis. बच्चों समझ आ रही है? बेटा शरीर इजी कर दिया है ना, अभी 1-2 हफ्ते से तो आप लोगों के लिए इजी नहीं था ना, तो ये तो क्लास में भी यही पढ़ाया था, यही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। चलो ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। फिर एक और चीज़ होती है एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज़। ये भी मैं अपने रेगुलर बैच में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन चले आप में से कुछ लोगों ने अगर नहीं पढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग सब पास हो जाएं। एक और चीज़ हमारे पास होती है प्यारे बच्चों कि हाउ मच इज लेफ्ट। क्या मतलब बेटा? बस 15 मिनट और बेटा, 15 मिनट और, सही है। एक और चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज़। एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी का मतलब होता है कि आप अपने ऑडिट सॉफ्टवेयर को किसके साथ चिपका रहे हैं? बच्चों समझ आ रहा है कि आप अपने ऑडिट सॉफ्टवेयर को किसके साथ चिपका दिया? आपने अपने ऑडिट सॉफ्टवेयर को क्लाइंट के सिस्टम के साथ चिपका दिया आपने, सही। ये कहलाता है एम्बेडेड ऑडिट्स। Embedded office may also be called the resident audit software or an integrated audit module. It is audit software that is built into the client's IT system either temporarily or permanently. सही है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जी आप embedded audit facilities, जिसका मतलब है कि जी आपका ऑडिट सॉफ्टवेयर चेक कर रहा होगा ट्रांजैक्शन का रेवेन्यू क्या है और क्लाइंट का भी चेक कर रहा होगा, फिर दोनों आपस में कंपेयर हो जाएगा और आप चेक कर लोगे कि जी क्या क्लाइंट रेवेन्यू सही रिकॉर्ड कर रहा है, कहीं ओवरराइड तो नहीं कर दिया, कहीं फिक्टिशियस तो नहीं कर दिया। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? चलें बच्चों, अब एक कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स एंड द ऑटोमेटेड टूल्स इन ऑडिट। यहाँ हसनैन, यहाँ परमानेंट का मतलब है कि साल के शुरू से लेकर साल के एंड तक आपने रख दिया, सही है। और टेम्परेरी का मतलब है कि सिर्फ दिसंबर के महीने में कट ऑफ का मसला तो सिर्फ दिसंबर के पास रख दिया, सही है। अच्छा बच्चों, अब कुछ चीज़ें सुन लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेटा एनालिटिक्स एंड ऑटोमेशन टूल्स इन ऑडिट, सही है। डेटा एनालिटिक्स में हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं विच इज़ कॉल्ड यूजिंग द आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सही है, जो कि हम डीएसआर में पढ़ रहे होते हैं। और डेटा एनालिटिक्स इनेबल द ऑडिटर टू एक्सपेंड द कवरेज बाय टेस्टिंग द एंटायर पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ जस्ट सैंपल्स। ये फायदे हैं आपके इस डेटा एनालिटिक्स के। एनहेंस द रिस्क आइडेंटिफिकेशन थ्रू एडवांस एनोमली डिटेक्शन एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग। Streamline the testing by automating repetitive tasks, which improves both efficiency and consistency. Strengthen the insight by pinpointing root cause of risk and more accurately evaluating whether the mitigating controls are operating effectively. अब यहाँ पे जो एक और वर्ड यूज़ हो रहा है वो हो रहा है किस चीज़ का प्यारे बच्चों? वो हो रहा है किस चीज़ का? वो हो रहा है डेटा एनालिटिक्स का। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ, तो यार ऑडिट की चीज़ें तो मिसाल डीएसआर में ही आई है ना। अगर आप देखें तो आपका पूरा जनरल आईटी कंट्रोल, पूरा एप्लीकेशन कंट्रोल पूरा डीएसआर में उसने डाल दिया। ये पूरा डेटा एनालिटिक्स जो है वो उसने डीएसआर में डाल दिया। अच्छा बच्चों, मेरी एक बात सुन लो,
मैं एक दो एग्जांपल दे दूं अच्छी सी, मैं एक से दो एग्जांपल अच्छी से दे दूं बच्चों, बस ये सुन ले मेरे पास। एक टॉपिक है विच इज़ इंपॉर्टेंट, ऐड हुआ है हमारे पास, जो ऊपर मैंने पढ़ाया है उसमें ऑलरेडी कवर्ड था, लेकिन फिर भी आप सुन ले डेटा एनालिटिक्स होता है क्या। और मेरे क्लास भी अगर आप देखेंगे तो मैंने सेम एग्जांपल आपको अपनी क्लास में भी दिए, सही है। अच्छा, एक चीज़ सुन लो बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेटा एनालिटिक्स होता है क्या, पहले क्या होता था, पहले आपके पास मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन होती थी। तो जब मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होती थी तो उस मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस का आप करते क्या था पता है, उस मिलियन ट्रांजैक्शन में से आप रैंडमली सैंपल्स को सेलेक्ट करते थे। बच्चों बात समझ आ रही है, आप रैंडमली सैंपल्स को सेलेक्ट करते थे, सही है, और मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन है। अब अप्रोच क्या हो गई है, अब अप्रोच ये है कि ये जो मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन है इसके ऊपर पहले आप डेटा एनालिटिक्स अप्लाई करें। इसके ऊपर सबसे पहले क्या अप्लाई करनी है भाई, जल्दी से बता दो, इसके ऊपर क्या अप्लाई करनी है। इसके ऊपर सबसे पहले आपने डेटा एनालिटिक्स अप्लाई करनी है, सही है। डेटा एनालिटिक्स का मतलब इस डेटा को पहले एनालाइज करें। जब आप इस डेटा को एनालाइज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई हो जाएंगी और आप बैठ के अब उन हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस का ही ऑडिट करें। मैं आपके सामने एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल रखता हूँ, मैं आपके सामने एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल रखता हूँ। एक कंपनी है, उसका जीपी मार्जिन, अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहा हूँ, सुनना। एक कंपनी है, वो नॉर्मली अपना प्रोडक्ट 150 से 175 के दरमियान बेचती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप डेटा एनालिटिक्स जो सॉफ्टवेयर है एक्सेल वो भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। एक कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट बेचती है 150 से लेके 175 तक। बच्चों मेरे पास पूरे साल की सेलिंग प्राइस आ रही होगी, बच्चों जवाब दे दो जल्दी से। अगर मेरे पास पूरे साल की सेलिंग प्राइस आ रही है तो क्या उस सेलिंग प्राइस को मैं किसी ग्राफ में विजुलाइज कर सकता हूं। अच्छा, तो ये आ रहा है 150, ये आ रहा है 175, और मेरे पास जितनी भी मैक्सिमम ट्रांजैक्शन होंगी बच्चों वो किसके दरमियान आ रही होंगी, जल्दी से बता दें। जो मेरे पास मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन होंगी वो कहां पे आ रही होंगी, वो 150 से 175 के बीच में आ रही होंगी। अगर मुझे थोड़ी सी विजुअलाइजेशन इस तरीके से दिख जाए, अगर डेटा एनालिटिक्स इस तरीके से दिख जाए, क्या सारे के सारे। लेकिन अगर एक ट्रांजैक्शन 200 पे खड़ी हुई है, एक ट्रांजैक्शन 25 रुपए पे खड़ी हुई है, एक ट्रांजैक्शन जो है वो 500 रुपए पे खड़ी हुई है, बच्चों मुझे बताओ जो मैं ऊपर रैंडम सैम्पलिंग करता था, क्या चांसेस हैं इनके सेलेक्ट होने के। यस सर चांसेस है, लेकिन बहुत कम है। लेकिन सर जहां मैंने डेटा एनालिटिक्स किया, क्या मैं इन ट्रांजैक्शन को स्पेसिफिकली टेस्ट कर सकता हूं कि यहां पर रिस्क के चांसेस आता है। बच्चों ये आपका कहलाता है डेटा एनालिटिक्स। ये हम नॉर्मली ऑडिट में कर रहे होते हैं। अच्छा, इनके कुछ टूल्स वगैरह हैं, सुन लो, इनके कुछ टूल्स वगैरह हैं, सुन लो। EY का एक टूल है विच इज़ कॉल्ड GL एनालाइजर। EY का एक टूल है विच इज़ कॉल्ड GL एनालाइजर, सही है। ये करता क्या है, आप इस सिस्टम को, EY के सॉफ्टवेयर को पूरा का पूरा जो सारे के सारे जनरल लेजर दे दें, सारे के सारे जनरल लेजर दे दें, मतलब सेल्स का भी दे दें, परचेज का भी दे दें, इन्वेंट्री का भी दे दें, रिसीवेबल का भी दे दें, पेबल का भी दे दें, कैश एंड बैंक का भी दे दें, बैंक लोन का भी दे दें, प्रीपेमेंट का भी दे दें, सबका दे दें। क्या तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को। जब आप सारे के सारे GL इसको दे देंगे, ये करेगा क्या, सारे के सारे GL को आपस में एनालाइज करेगा। वो ये देखेगा कि अगर सेल्स हुई है तो क्या परचेज भी रिकॉर्ड हुई है और दोनों में ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, क्या इन्वेंट्री भी आउट हुई है, क्या मेरा रिसीवेबल भी रिकॉर्ड हुआ है, और क्या बाद में उतना ही पैसा मेरा कैश में आया है या फिर बैंक में आया है। क्या आप समझ रहे हैं। वो सारे के सारे GL को आपस में एनालाइज करेगा और एनालाइज करके आपसे कहेगा कि जी यहाँ पे रिस्क मुझे ज़्यादा लग रहा है, इन एंट्रीज़ में मुझे रिस्क ज़्यादा लग रहा है। वो इवन यहाँ तक देखेगा जी सेल्स आपने किस कंपनी को करी है और वो कंपनी कहाँ इनकॉर्पोरेटेड है, और जो पैसे आ रहे हैं वो किस कंट्री से आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं। वो सारे GL को आपस में इंटरकनेक्ट कर देगा और हर एक ट्रांजैक्शन को बैठ के चेक करेगा कि क्या वो ट्रांजैक्शन हमारे पास आ रही है कि नहीं आ रही।
तो बच्चों ये मेरे तो पहले क्या होता था, पहले बस 25 सैंपल सेलेक्ट कर लो, 25 सैंपल आपने सेलेक्ट करा, आपने कहा 25 सैंपल में कोई मसला नहीं है। भाई अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, सही है। मैं 16 साल 17 साल हो गए इस प्रोफेशन में, मैंने यूरोप में काम किया, मैंने मिडिल ईस्ट में काम किया, मैंने स्पेन में काम किया, मैंने इंडोनेशिया में काम किया। चीज़ें अब कंप्लीटली चेंज हो चुकी हैं। अब ये 25-50 सैंपल्स वाला काम नहीं होता। अब सिंपल ये काम होता है कि जी आप बैठ के सिस्टम को बस आप ट्रांजैक्शंस देते हैं, सिस्टम खुद ही बैठ के उसकी डेटा विजुअलाइजेशन करेगा, सिस्टम खुद ही बैठ के उसके डेटा एनालिटिक्स करेगा और सिस्टम आपको बता देगा मेरे हिसाब से ये 50-60 एंट्रीज ऐसी हैं जो कि रिस्की हो सकती हैं, सही है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी बड़ी ज़बरदस्त जेट टेस्टिंग की। हमने पढ़ा था एमओसी में कि हमारा एक प्रोसीजर होता है विच इज़ कॉल्ड जर्नल एंट्री टेस्टिंग। अच्छा, तो जर्नल एंट्री टेस्टिंग में याद आ रहा था राउंड नंबर, होल नंबर, पब्लिक हॉलीडेज। बच्चों इमेजिन करो, क्या ये सारी की सारी एंट्रीज मैन्युअली कर सकता हूँ मैं एक एक एंट्री बैठ के देखूँ, मैं कहूँ यार ये पब्लिक हॉलीडे पे, ये राउंड नंबर पे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया कि एक कोई सॉफ्टवेयर होगा, कोई डेटा एनालिटिक्स होगा जो किसी तरीके से सॉफ्टवेयर में, अपने सॉफ्टवेयर में अगर ये सारी एंट्रीज दे दूँ तो सॉफ्टवेयर जो है वो इन सारी एंट्रीज़ को एनालाइज़ करेगा, और मुझे रिपोर्ट बना के दे देगा कि ये कुछ पब्लिक हॉलीडेज़ में एंट्रीज़ हुई हैं जिसमें रिस्क ज़्यादा है, ये कुछ एंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि होल नंबर में हुई हैं, इसमें रिस्क ज़्यादा है, ये कुछ ऐसी एंट्रीज़ हैं जो कि राउंड नंबर में हुई हैं और इसमें रिस्क ज़्यादा है, ये कुछ ऐसी एंट्रीज़ है जिसको CFO ने ऑथराइज़ किया हुआ है, CFO का वर्ड आ रहा है, ये आपके पास वो एंट्रीज़ है जिसमें रिस्क ज़्यादा है। प्यारे बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? नहीं भाई, ये बहुत सी कंपनीज देती है। हर बिग 4 फर्म अपनी सॉफ्टवेयर खुद बना रही होती है, इसके अलावा जो कंपनीज है वो दूसरे सॉफ्टवेयर बना रही होती हैं। मुझे एक कंपनी की कॉल आई थी रिसेंटली, बहुत बड़ी IT की कंपनी है, और वो चाह रहे थे कि जी मैं उनके पास जो है उनको एक सर्विसेज प्रोवाइड करूं, और वो AI के टूल्स बनाना चाह रहे थे, सही है, वो AI के टूल्स बनाना चाह रहे थे, और वो ये चाह रहे थे कि जी हम कुछ ऐसे AI के टूल्स बनाएं जिसके बेसिस पे लेकिन वो AI के टूल्स बनाने के लिए, वो जो AI के टूल्स बनाएंगे वो तो उनके डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट हैं, लेकिन वो AI टूल्स बनाने के लिए उनको ऑडिट की मेथडोलॉजी के बारे में बताना, प्रैक्टिकली कैसे होता है, तो वहाँ पर वो मेरी सर्विसेज मांग रहे थे। और वो जो काम करने जा रहे हैं वो बड़ा ज़बरदस्त काम करने जा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जी अगर आपके पास AI के टूल्स हैं ना, तो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, आप ऑडिटर को सिर्फ ओवरसाइट करने की ज़रूरत है, सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली जो है, आपने सिर्फ उसको डॉक्यूमेंट्स देना है, वो उसको एनालाइज भी कर लेगा, वो उसको वॉच भी कर लेगा, वो उसकी वर्किंग पेपर भी क्रिएट कर देगा। मैंने आपको एक एजेंटिक AI की एग्जांपल दी थी, आपको याद आ रहा है? मैं जब आपको पढ़ा रहा था, नहीं जॉब खतरे में नहीं है, जॉब खतरे में नहीं है अब्दुल्ला, जॉब बिल्कुल भी खतरे में नहीं है बेटा। मैंने आपको एजेंटिक AI की एग्जांपल दी थी, मैंने आपको। हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं, हम सबसे पहले क्लाइंट से पॉपुलेशन मांगते हैं, पॉपुलेशन मांगने के बाद उस पर सैंपल्स लगाते हैं, सैंपल्स लगाने के बाद मैनेजमेंट से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जब मिल जाते हैं तो फिर उसकी वाउचिंग करते हैं, और फिर बच्चों याद आ रहे हैं सारे स्टेप? बच्चों एजेंटिक AI में डेलॉयट जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ अभी, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा है कि इन सारे कामों को अब आपने करने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक एजेंट होगा जो कि आपके लिए काम करके देगा। मतलब अगर एक बैलेंस स्कोप इन है, वो खुद ही मैनेजमेंट को ईमेल करेगा कि मुझे इसकी पॉपुलेशन दे दो। जैसे ही उसके पास पॉपुलेशन आ जाएगी, वो उस पॉपुलेशन पर सैंपल्स अप्लाई करेगा, और सैंपल्स अप्लाई करने के बाद खुद ही मैनेजमेंट को कहेगा कि जी मुझे ईमेल करेगा कि जी मुझे इन सैंपल्स की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे दो। मैनेजमेंट जैसे ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देगी, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में से ऑब्जेक्ट को बाकायदा तौर पे रीड कर सकता है, चाहे वो PDF हो चाहे वो इमेज हो, उसको रीड करेगा, और ऐसा रीड करेगा कि क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी लिखेगा, रेट के नीचे रेट लिखेगा, कस्टमर नाम के नीचे कस्टमर का नाम लिखेगा, कस्टमर की ID के नीचे कस्टमर की ID लिखेगा, और आपको बैठ के और ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि जी मेरे हिसाब से इनवॉइस के हिसाब से कितनी सपोर्ट आ रही है, जेल के हिसाब से कितनी सपोर्ट आ रही है, मैच कर रही है कि नहीं कर रही। मैच कर रही आगे मूव कर जाएगा, मैच नहीं कर रही होगी वो फ़ौरन से आपको ट्रिगर कर देगा कि जी ये ट्रांजैक्शन मैच नहीं कर रही, आगे आप जाने। सही है, ये सारा का सारा काम एजेंटिक AI करेगा। क्लियर हो मेरे बच्चों? तो ये जो अब काम होने जा रहा है, ये ऑडिट सॉफ्टवेयर का, जो DSI में तो हमने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त पढ़ा था, चीज़ें पढ़ी थी, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास यूज़ होने जा रही हैं। बच्चों क्या रिस्क एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने में क्या ये पर्पज़ समझ आता है?
डेटा गैदरिंग एंड प्रिपरेशन में, अप्लाइंग डेटा एनालिटिक्स, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डीएसआर में पढ़ा हुआ था, वापस से पढ़ा देता हूँ। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का मतलब कि जी आपको डिस्क्राइब करेगा कि हुआ क्या। अगर आपके पास पूरे साल का सेल्स का डेटा है, पूरे साल का परचेज का डेटा है, पूरे साल की इन्वेंट्री का डेटा है, तो क्या बैठ के वो डेटा आपको बता सकता है, क्या वहाँ में तो वही पढ़ते भी पढ़ा रहा हूँ बेटा, क्या वो डेटा आपको बता सकता है कि जी आपकी सेल्स किस महीने में हुई, किस महीने में ज़्यादा हुई, किस महीने में कम हुई। अगर आपके पास पूरे साल का सेल्स का डेटा है तो क्या उस सेल्स के डेटा से पावर बीआई को यूज़ करके मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे पास पूरे साल का डेटा क्या था, किन कस्टमर्स को सेल्स हुई, किस टाइम पे सेल्स हुई। क्लियर है बच्चों? तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स आपको क्या बताएगा कि जी इस पूरे साल की सेल्स आपने कहाँ पे करी, किन कस्टमर्स को करी, किन कंट्रीज़ में करी, किन करेंसी में करी, किस महीने में सेल ज़्यादा थी। अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर मेरे पास डिस्क्रिप्टिव का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जनवरी में सेल्स इतनी थी, फेब में सेल्स इतनी थी, मार्च में सेल इतनी थी, अप्रैल में सेल्स मेरे पास यहाँ थी, मार्च में मई में इतनी थी, जून में इतनी थी। तो ये डिस्क्राइब करेगा। सही, ये क्रैम नहीं करना है भाई, सिंपल। डिस्क्रिप्टिव का मतलब डिस्क्राइब करेगा ना। यूज़ द डेटा विजुअलाइजेशन जो मैंने अभी आपके सामने करा, और बेसिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू आइडेंटिफाई द स्पाइक्स, डिप्स और इरेगुलर ट्रांजैक्शन ओवर डाटा टाइम। फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक एनालिस्टिक, रेशियो एनालिसिस। डायग्नोस्टिक का मतलब ये है कि जी वो अब ये करेगा कि जो आपकी सेल्स बढ़ी हैं, तो डायग्नोस्टिक एनालिसिस का मतलब ये है कि जब जनवरी में मेरे पास सेल्स इतनी कम थी तो मेरे पास मार्केटिंग एक्सपेंस इतना था, फेब में मार्केटिंग एक्सपेंस मेरा ज़्यादा था तो सेल्स भी ज़्यादा बढ़ गई, मार्च में अगेन मेरा मार्केटिंग एक्सपेंस कम था, अप्रैल में मेरे पास अगेन मार्केटिंग एक्सपेंस ज़्यादा था इसलिए सेल्स ही बढ़ गई, मई में भी मेरी सेल्स बढ़ गई, जून में मेरी सेल्स कम हो गई बिकॉज। तो इसका मतलब है क्या मैं उसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ, ये चीज़ मेरे पास जो कहलाती है डायग्नोस्टिक। मैं डायग्नोस कर रहा हूँ कि सेल्स क्यों ऊपर नीचे हो रहे हैं। प्लॉजिबल रिलेशनशिप होगा सेल्स का किसी के साथ, तो क्या प्लॉजिबल रिलेशनशिप है, अगर सेल्स बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है, इन्वेंट्री बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है, सप्लायर बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, डायग्नोस्टिक। और क्या इसके बेसिस में मैं प्रिडिक्ट भी कर सकता हूँ बच्चों, क्या इसके बेसिस में प्रिडिक्ट भी कर सकता हूँ? यस, मैं प्रिडिक्टिव भी कर सकता हूँ। सही है, मैं प्रिडिक्टिव भी कर सकता हूँ कि जी अच्छा प्रिडिक्टिव की जरूरत होती है मुझे ऑडिट में, क्या मुझे प्रेडिक्टिव ज़रूरत होती है? अगर IAS 36 के हिसाब से मैं इंपेयरमेंट करता हूँ तो क्या मुझे फ्यूचर के कैश फ्लोज चाहिए होते हैं, क्या फ्यूचर की परफॉर्मेंस चाहिए होती है? अगर मैं ISA 570 के हिसाब से गोइंग कंसर्न पे काम कर रहा होता हूँ तो क्या मुझे फ्यूचर के बजट्स और एस्टिमेट्स चाहिए होते हैं? तो बच्चों ये आपको हेल्प कर देगा, सही है। तो इस हैंडआउट को एक बार रीड कर लेना, जो स्टैटिस्टिक्स में लिखा हुआ है इसको रीड कर लेना। 5 से 10 नंबर का एक्सपेक्टेड है कि सवाल आ सकता है। उसके अलावा भी कोई क्वेरी हो तो मुझे बता देना। मैंने कोशिश आपको ये करी कि 1 घंटे के अंदर मैं आपको ऐसी टेक्निक दे दूँ कि TOC TOD मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया थोड़ा बहुत, और उसी के अंदर से ही हमारी ऑडिट सॉफ्टवेयर और हमारे पास सारे कंट्रोल सीख लेंगे।